हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोनिका और आज हम पढ़ने वाले हैं आईपीसी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईपीसी की जगह हमारा बीएनएस आ चुका है, जिसे हम भारतीय न्याय संहिता के नाम से जानते हैं। तो अब हमें इस बात की कंफ्यूजन है कि हम कौन सा एक्ट पढ़े। देखिए, हाल ही में कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं जिसमें हमें आईपीसी पढ़ना है और हो सकता है उनमें अगर मेंस है तो मेंस में हमें बीएनएस पढ़ना पड़े, क्योंकि आफ्टर 1 जुलाई कुछ भी हो जाए, आफ्टर 1 जुलाई जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ बीएनएस ही पूछा जाएगा आपसे। तो इसलिए दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में प्री है जिनमें आईपीसी आने की संभावना है और कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें मेंस होगा और मेंस की हाल ही में कोई डेट्स नहीं आने की पॉसिबिलिटी है, तो वो बाद में ही आएंगी। तो उसके लिए हमें बीएनएस पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आईपीसी और बीएनएस हमें दोनों का एक डिटेल्ड एनालिसिस करने की भी जरूरत है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स में ये प्रॉब्लम है, एंजाइटी है कि ये कैसे होगा, हम दोनों कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत मुश्किल नहीं है ये चीज, थोड़ी मुश्किल है, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि प्रोविजंस आगे पीछे हो गए हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स चेंज हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ 10% ही है। आपकी जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ 10% ही है। जो 90% प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि क्या हुआ है, सारे सेक्शंस आपके एक सीरीज में है। सपोज बीच में से कोई आईपीसी के सेक्शन में से कोई चीज रिपील्ड हो चुकी है तो बीएनएस में वो चीज हटा दी गई है, उसका एक सेक्शन कम कर दिया गया है। सपोज कुछ ऐसी चीज है लाइक एक्सप्लेनेशंस का जो चैप्टर था आईपीसी में पहले, अब उसको हटा के जनरल डेफिनेशन के क्लॉज में डाल दिया गया है। तो उससे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। जिस तरह से आप पहले पढ़ते थे उसी तरह से आप उसमें पढ़ेंगे, बस कुछ सेक्शंस को उठा के एक अलग चैप्टर में एक अलग सेक्शन में डाल दिया गया, बस इतना ही फर्क है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परेशानी सिर्फ आप तब तक फेस करेंगे जब तक आप इसका एनालिसिस ना कर ले। जिस दिन आपने बैठ के इसका एनालिसिस कर लिया कि आईपीसी और बीएनएस में क्या चेंजेस आए हैं और क्या नहीं, तो वो करने के बाद आपको बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होगा कि हाँ इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम है। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आईपीसी 1860 जिसका एक्ट नंबर है 45। जी हाँ, एक्ट नंबर भी बहुत जरूरी होता है। जब हम अपने एलएलबी में आईपीसी को पढ़ते हैं तो हम इस तरह की चीजों को इग्नोर कर देते हैं, लाइक एक्ट नंबर क्या होगा, क्योंकि ये एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, क्योंकि एलएलबी में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं आपके फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टर्म एग्जाम्स। लेकिन जब आप एक प्री के लिए, आप किसी एग्जाम के प्री के लिए प्री स्पेसिफिक पढ़ाई करते हैं तो उसमें इस तरह के जो चीजें होती हैं, पॉइंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पर हम क्या सोचते हैं, हम इन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन। तो 1860 आईपीसी इज एक्ट नंबर 45 जो कि बहुत जरूरी है। देन असेंट, इसको जो असेंट मिली थी वो मिली थी 6 अक्टूबर 1860 को। तो यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है कि इसको असेंट किसने दी। नॉर्मली हमारे इंडिया में कौन असेंट देता है, वो देता है प्रेसिडेंट। बट क्योंकि ये एक्ट 1860 का है, जिस टाइम हमारे इंडिया को आजादी भी नहीं मिली थी और हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो उस समय गवर्नर होते थे, तो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो उसकी असेंट लेनी पड़ती थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे 6 अक्टूबर को गवर्नर जनरल की असेंट हमें मिली। देन 1 जनवरी 1862 को वो एनफोर्स में आया। जी हाँ, ये भी एक नोट करने वाली चीज है कि ये दोनों डेट्स अलग अलग हो सकती हैं और ये सेम भी हो सकती हैं। तो जहां अलग अलग होती है हमें दोनों डेट्स याद करनी जरूरी है। देन 2019 में हमने जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देखा, जिसमें आर्टिकल 370 को हटाया गया। उसके बाद हमने जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ये देखा कि जो भी चीज, जो भी एक्ट्स थे, जो भी स्टैट्यूट थे जिसमें इस तरह की चीज लिखी गई थी कि एप्लीकेबिलिटी, रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी, कि कोई भी एक्ट कहाँ एप्लीकेबल होगा, तो वहां हम देखा करते थे होल इंडिया एक्सेप्ट जे&के। तो जब ये जे&के वर्ड, जैसे ही ये जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, इसने हमें बताया कि अब से जो भी इस तरह की चीजें थी एक्ट में, जो इस तरह की लाइन लिखी हुई थी, उसमें सब जे&के वर्ड को हटाया जाएगा और ये कंप्लीट इंडिया पे अप्लाई होगा। तो इसमें आईपीसी, इसके शेड्यूल 5 की टेबल 1 के एंट्री नंबर 48 में हमें ये बताया गया इस एक्ट की कि आईपीसी
पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा। आईपीसी से पहले लाइक 2019 से पहले J&K में रणवीर पीनल कोड अप्लाई होता था, तो वहां वही रणवीर पीनल कोड ही चल रहा था। तो उसमें फिर जब उसका स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया J&K का, तो हमारा आईपीसी नॉर्मली उस पर अप्लाई होने लगा। देन आता है कि आईपीसी किसने बनाया, तो एक लॉ कमीशन बना था आईपीसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए, जिसमें कि लॉर्ड मैकॉले उसके चेयरमैन थे। लॉर्ड मैकॉले को फादर ऑफ द आईपीसी भी कहा जाता है, क्यों, यही उसके लॉ कमीशन के चेयरमैन थे और इनका एक बहुत बड़ा रोल था कोडिफाइड लॉ लाने का। इनके साथ 3 अदर मेंबर्स और थे, जिसमें से लॉर्ड एंडरसन, लॉर्ड मिलेट एंड लॉर्ड मैकलॉड, ये 3 लोग और थे जो इन चारों का ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर प्री एग्जाम्स। देन आईपीसी जो है वो क्राइम से डील करता है, उनकी पनिशमेंट से डील करता है। तो इसमें कुछ फ्यू कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारी मैगजीन्स हमें पढ़ने को देखने को मिलेंगी जिनका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के, क्योंकि अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे तो आईपीसी याद रख पाना या आईपीसी को अंडरस्टैंड कर पाना, उसके सेक्शंस को समझ पाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए आज हम कुछ मैगजीन्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। लाइक फर्स्ट इज नुलम क्राइमेन नुला पोएना सिन लेजी, इट मीन्स नो क्राइम नो पनिशमेंट विदाउट अ लॉ। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर कोई लॉ नहीं है तो कोई क्राइम नहीं माना जाएगा, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। तो जैसे कि पहले क्या होता था, हम आईपीसी से पहले जब हमारा इंडिया फ्री था, जब हमारी फ्यूडल सोसाइटी हुआ करती थी, जहां पे किंग्स और क्वींस हुआ करते थे, किंग्स और क्वींस होती थी, तो राजा की एक से ज्यादा वाइफ्स हो सकती थी। तो उस टाइम ये लॉ नहीं था कि एक आदमी सिर्फ एक ही वाइफ रख सकता है या एक विमेन सिर्फ एक ही हस्बैंड रख सकती है, ऐसा कोई लॉ नहीं था। तो लेकिन नाउ अब क्या है, नाउ इट इज अ लॉ। तो उस जमाने में बायगैमी इज नॉट एन ऑफेंस, वॉज नॉट एन ऑफेंस। तो इस केस में ये अप्लाई होता है कि अगर कोई लॉ ही नहीं है, अगर किसी चीज से रिलेटेड, अगर किसी एक्ट से रिलेटेड कोई लॉ है ही नहीं, तो हम उसकी पनिशमेंट कैसे दे सकते हैं, वो क्राइम कैसे हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल बायगैमी, जिसमें पहले वो लाइक आईपीसी के अंडर बायगैमी इज अ ऑफेंस, बट पहले वो ऑफेंस नहीं था। बट आईपीसी के आने के बाद हमारे पास एक लॉ आ गया जिसमें ये बताया गया हमें कि अब से जब से आईपीसी इन फोर्स में आया तब से जो है बायगैमी इज एन ऑफेंस। तो ये हो गया इसका एक एग्जांपल। देन आता है हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट मेंस रिया। इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीम है एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट रिया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको कहीं भी देखने को मिलेगी, आपको एलएलबी के एग्जाम्स हो, चाहे आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ये कहीं भी आपको देखने को मिल सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, an act is not an offense until there is a guilty mind, there is a mens rea. Mens rea is like mental element in an offense. अगर कोई भी पर्सन, कोई भी ऑफेंडर एक क्रिमिनल एक्ट करता है तो उसमें उसकी इंटेंशन भी देखी जाती है, उसका मेंस रिया, उसका मेंटल स्टेटस देखा जाता है कि उस क्राइम को करने के पीछे उसकी मन में उसकी मानसिक दशा क्या थी, वो क्या चाहता था, उसमें मेंटल एलिमेंट क्या था, उसकी इंटेंशन क्या थी। अगर किसी भी तो इस मैगजीन का सीधा मतलब हमें यही देखने को मिलता है, अगर किसी की इंटेंशन नहीं है, लाइक नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट रिया, अगर किसी एक्ट में मेंस रिया नहीं है तो वो एक्ट पनिशेबल नहीं होता। तो ये इस मैगजीन का कहना है। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि मेंस रिया क्या होता है। मेंस रिया इज जस्ट ए मेंटल एलिमेंट। देन हम देखते हैं नेक्स्ट एक्टस रियस। एक्टस रियस इज अ फिजिकल एलिमेंट। जिस तरह से मेंस रिया आपका एक मेंटल एलिमेंट है, आपके माइंड से ही पता लगाया जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता, बिकॉज इट इज इन द माइंड। ये आपकी बातों से ही हमें पता चल सकता है कि आपके मन में क्या है। बट एक्टस रियस इज अ फिजिकल थिंग। एक्टस रियस में क्या होता है, जब भी कोई
पर्सन कोई एक्ट, कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसमें एक फिजिकल एलिमेंट हमेशा से जुड़ा हुआ रहता है। एक्ट इज लाइक इफ ए, हियर इज ए एंड बी, ए वांट्स टू किल बी, तो यहाँ पे अगर वो बी को किल करता है तो ये ऑफेंस क्या माना जाएगा? मर्डर, या फिर मर्डर या फिर कल्पेबल होमिसाइड, इन दोनों में से कोई एक निकलेगा। वो तो खैर ट्रायल की बात है, बाद की बातें हैं, तो इनमें से कोई हो सकता है। तो उसमें इस पूरे केस में एक्टस रियस क्या होना चाहिए? तो एक्टस रियस वाज किलिंग, उसने उसको किल किया, तो किलिंग इज अ फिजिकल एलिमेंट, उसका मरना, उसकी किलिंग इज एन एक्टस रियस। ठीक है, तो इसमें किसी में भी फिजिकल एलिमेंट जो होता है, सपोज देयर इज अ हर्ट, ऑफेंस ऑफ हर्ट में क्या हुआ? उसको एक ए ने बी को स्टिक से ब्लो दिया, एक मोटी डंडी से उसको मारा, तो उस केस में क्या होगा? तो उसको जो मारा है उसने, लाइक जो ब्लो है, जो हिट किया है, वो उसका एक्टस रियस है। ठीक है, ओके। देन हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैलम। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे केस लॉज के साथ। So what is malum? Malum means in general English wrong. तो रॉन्ग क्या होता है? रॉन्ग कुछ भी हम गलत करते हैं वो रॉन्ग है। लेकिन यहाँ आईपीसी में गलत का मतलब एक ऑफेंस ही होता है। रॉन्ग इज रिलेटेड टू ऑफेंस। यहाँ मोरल रॉन्ग की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसी सोशल रॉन्ग की बात नहीं हो रही है, यहाँ ऑफेंस की बात हो रही है, या फिर ऐसा कोई एक्ट जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है, तो सोशल और मोरल रॉन्ग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। रॉन्ग कैसा होना चाहिए? वो एक ऑफेंस होना, कोई ऐसा एक्ट जिसमें किसी ऑफेंस का होना हो, या फिर कोई ऐसा एक्ट जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, या फिर कोई ऐसा रॉन्ग जिससे सिविल एक्शन अराइज हो, सिविल सूट अराइज हो। इसे हम स्पेशली टॉर्ट में पढ़ते हैं, तो इसे अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। तो मैलम व्हाट इज रॉन्ग? तो आईपीसी में क्या चीज रॉन्ग है? तो इसमें दो तरीके होते हैं, दो तरीके से चीजों को गलत माना जाता है, जिसमें मैलम इन से एंड सेकंड इज मैलम प्रोहिबिटम। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इसका जनरल इंग्लिश मीनिंग होता है, इसका जनरल इंग्लिश मीनिंग है रॉन्ग इन इटसेल्फ। इसका मीनिंग होता है रॉन्ग as prohibited by law। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। दोनों में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। इन इटसेल्फ ये एक ऐसा रॉन्ग है जो अपने आप में ही गलत है। इसको आप और मैं सही या गलत नहीं बता सकते, ये अपने आप में ही एक गलत है। लाइक सपोज मर्डर को आप किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो बात अलग है, इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन मौजूद नहीं है, कोई और सर्कमस्टेंसेस नहीं है, ए ने बी को आपसी रंजिश में मार डाला, तो उस केस में क्या होगा? मर्डर होगा, और मर्डर अपने आप में एक गलत चीज है। ऐसे ही रेप तो आप किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हाँ किसी ने ए ने बी का रेप किया तो वो सही है।
नहीं, आप ये नहीं कह सकते। सपोज ए है, ए इज ऑफेंडर, बी इज द गर्ल जिसका रेप हुआ है, ए ने बी का रेप किया, चाहे किसी भी वजह से किया हो। अक्सर इन केसेस में हमें देखा जाता है ऑफेंडर बचने की कोशिश करते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे, लड़की ने हमें उकसाया, लड़की ने भड़कीले कपड़े पहने थे। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स भी देखे जाते हैं जब हम किसी केस को एनालिसिस करते हैं, तो इस तरह के बयान दिए जाते हैं ऑफेंडर के द्वारा। लेकिन वो किसी भी तरह से रेप को जस्टिफाई नहीं कर सकता किसी भी केस में, चाहे लड़की ने भड़काया हो उसको, चाहे उसको उकसाया हो, चाहे छोटे कपड़े पहने हो, किसी भी तरह से आप रेप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ये डेफिनेशन आती है मैलम इन से, विच मीन्स रॉन्ग इन इटसेल्फ। मैलम प्रोहिबिटेड, तो कुछ रॉन्ग ऐसे होते हैं जो गलत नहीं है, जिन्हें जस्टिफिकेशन मिल सकता है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए रॉन्ग है क्योंकि उन्हें लॉ ने प्रोहिबिट किया है। फॉर एग्जाम्पल, मेट्रो में आप जाते होंगे, अगर आप दिल्ली में रहने वाले हैं, बैंगलोर में रहने वाले हैं, जहां पे भी मेट्रो, अगर आप मेट्रो लेते हैं तो बहुत बार मेट्रो में अनाउंसमेंट होता है कि मेट्रो के फर्श पे बैठना अलाउड नहीं है, खाना पीना अलाउड नहीं है मेट्रो में। तो क्या ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, क्या ये रॉन्ग है किसी भी तरह से? आप इसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेट्रो में ये कानून है, मेट्रो के अंदर बैठने वाले यात्रियों के लिए ये कानून है कि ईटिंग और ड्रिंकिंग इज पनिशेबल। अगर आप कुछ खाते हो, पीते हो, गंदा करते हो मेट्रो को, तो वो एक ऑफेंस है। तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो बहुत इजीली। तो इसलिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि लॉ ने कहा है कि ये प्रोहिबिटेड है, आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वो रॉन्ग है। अदरवाइज इट इज नॉट रॉन्ग इन जनरल, बट इट इज रॉन्ग जस्ट बिकॉज इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। इनका एक और एग्जाम्पल मैं केस के साथ आपको एक एग्जाम्पल समझाना चाहूंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ये केसेस आपको, चाहे आपकी एलएलबी हो, एलएलबी में भी ये जरूर, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, आपको वो 2 केसेस जरूर डालने हैं इसमें, और चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो सपोज तो ये दोनों केसेस हैं। तो मैलम इन से कि रॉन्ग इन इटसेल्फ, तो आर वर्सेस प्रिंस का केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी केस है। अगर आपको मौका मिले तो आप इसके फैक्ट्स जरूर पढ़ना। फैक्ट्स पढ़ने से क्या होता है, लोगों को चीजें याद हो जाती है। अगर आप कोई भी केस लॉज आपको हमेशा काम आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि केस लॉ आपको लंबे टाइम तक याद रहे, तो आप उसके फैक्ट्स जरूर पढ़ें और डिटेल में पढ़ें। जब अगर एक बार आप उसको डिटेल में पढ़ लेंगे, आप उसके फैक्ट्स कभी नहीं भूलेंगे और वो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। तो आर वर्सेस प्रिंस, तो एक सपोज इट्स अ बॉय, एक बॉय था और एक गर्ल थी। तो यहाँ क्या होता है, दोनों में लव अफेयर होता है और बी गर्ल से पूछता है, बी जी से पूछता है कि क्या तुम 18+ हो, क्योंकि यहाँ इसको रियलाइजेशन था कि अगर वो किसी ऐसी लड़की को जो कि 18 से कम है, किसी ऐसी लड़की को लेके जाता है, उसके फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप अगर उसको दूर करता है, तो उस केस में वो लायबल होगा। तो इस केस में उसने उससे पूछा कि क्या तुम 18+ हो। तो लड़की का जो फिजिकली दिखने में फिजिक था, वो भी इस तरह का था जिससे वो 18+ ही लगती थी, और उसने भी ये एडमिट किया कि यस मैं 18+ हूं। देन उसके बाद वो दोनों जाते हैं कहीं, तो उसके बाद जो गर्ल होती है, गर्ल के पेरेंट्स उसके ऊपर केस फाइल कर देते हैं कि आपने लॉफुल गार्जियनशिप से उस बच्चे को भगाया है। तो लड़का कहता है कि उसने मुझे खुद बोला था कि वो 18+ है और वो दिखती भी 18+ है। तो क्योंकि वो 18 साल से कम की है, तो यहाँ एब्डक्शन ना लग के किडनैपिंग लगेगा। तो किडनैपिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रॉन्ग, जो कि मैलम इन से है कि रॉन्ग इन इटसेल्फ, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते।
चाहे वो उसने कहा हो या नहीं कहा हो। क्योंकि अब यहाँ हम बी को जस्टिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बी को डाउट था तो बी को उसके बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ भी जिससे उसकी एज प्रूफ होती है वो चीज देखनी चाहिए थी। क्योंकि अगर बी को इतना रियलाइजेशन है कि वो उससे उसकी एज पूछ रहा है, तो उसको इतना रियलाइजेशन भी होना चाहिए कि कल को कोई भी रॉन्ग कमिट होता है, कल को कुछ भी होता है, तो लाइबिलिटी सिर्फ बी और बी की आएगी। तो इसको हम एक तरह से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी भी कहते हैं, कि हमें फर्क नहीं पड़ता आपका मेंटल एलिमेंट क्या था। इन केसेस में क्या होता है, आपका जो मेंसरिया होता है वो नहीं देखा जाता, आपका मेंटल एलिमेंट क्या है, आपकी उसके पीछे की वजह क्या है, आप गुड फेथ में थे या नहीं थे। तो ये इस तरह के रॉन्ग होते हैं जहां इस तरह की चीजें मेंटल एलिमेंट नहीं देखे जाते, वहां देखा जाता है आपका सिर्फ एक्ट, आपने एक्ट क्या किया। तो बी को यहाँ चार्ज कर दिया गया किडनैपिंग के लिए। देन सेकेंड केस हमारा है आर वर्सेस टॉल्सन। यहाँ एक हस्बैंड था और एक वाइफ थी। हस्बैंड क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं, अगर कोई भी बंदा 7 ईयर्स तक गायब हो जाए, ऐसे लोगों के बीच में जो उसे नॉर्मली जानते थे, ऐसे लोगों के बीच में अगर 7 साल तक उसकी कोई बात ना हो, कोई जान पहचान नहीं हो, 7 साल तक वो ना देखा गया हो, ना सुना गया हो उसके बारे में कुछ, तो उस केस में उसको डेड मान लिया जाता है। इसको हम कहते हैं एक तरह से सिविल डेथ, कि भाई 7 साल से कोई बंदा गायब है, कोई नहीं आया, तो 7 साल बाद, ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद, जैसे ही 7 साल पूरे हो जाएंगे, उस केस में आपको क्या करना है, जो भी उसके रिलेटिव हैं या जो कोई भी लोग हैं उससे रिलेटेड, जो उसके लीगल एयर्स है, वो कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि देखो भाई अब 7 साल हो गए हैं, बंदा तो नहीं आ रहा। क्योंकि किसी आदमी के मरने के बाद बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि घर वालों को पूरी करनी पड़ती है। लेकिन इस केस में क्या होता है, अगर कोई बंदा कहीं चला गया है, खो गया है, किडनैप हो गया है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो कहाँ है, तो उस केसेस में क्या होता है, तो उस केसेस में 7 साल तक वेट करना जरूरी होता है। 7 साल बाद ही उसकी सिविल डेथ डिक्लेयर की जाएगी, चाहे वो जिंदा हो या ना हो, क्योंकि 7 साल से उसका कोई अता पता नहीं था, तो 7 साल बाद उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो एक हस्बैंड था, वो क्या करता है, वो कहीं चला जाता है, तो किसी को नहीं पता उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ही इज एब्सेंट फ्रॉम हिज हाउस एंड ऑल। सो वाइफ क्या करती है, वाइफ 6 ईयर्स और 11 मंथ्स 6 ईयर और 11 मंथ्स तक उसका वेट करती है, पर 7 ईयर नहीं हुए होते हैं, तो वो 12th मंथ में क्या करती है, शादी कर लेती है। 6 साल 11 महीने के बाद वो क्या करती है, शादी कर लेती है। लेकिन शादी में लेकिन अभी 7 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो सिर्फ 1 महीना ही बाकी होता है, तो उनको लगता है कि अब तो वो क्या ही वापस आने वाला है। लेकिन जैसे ही शादी होती है वो वापस आ जाता है। तो नाउ ही कैन क्लेम, तो नाउ हस्बैंड क्लेम दैट नाउ दिस इज अ बाइगैमी एंड वाइफ विल बी शैल बी चार्ज अंडर द बाइगैमी। बट यहां कोर्ट कहता है कि जो 6 साल 11 महीने थे उसने पूरा वेट किया, 1 महीना, सिर्फ 1 महीना बाकी था। तो यहाँ ये देखा जा सकता है कि जो वाइफ की इंटेंशन थी वो यही थी कि वो उसका पूरा वेट करेगी। बट यहाँ पे क्या था कि इतना ज्यादा टाइम हो गया था कि यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ जो वाइफ थी उसका कोई बैड फेथ था, कोई बैड इंटेंशन था, क्योंकि ये चीज उसने गुड फेथ में की। उनको लगा अब तक नहीं आया तो अब भी नहीं आएगा, तो मेलम प्रोहिबिटम। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं ये मोरली तो रॉन्ग नहीं है, ये सिर्फ इसलिए रॉन्ग है बिकॉज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, क्योंकि पहले के जमाने में तो नहीं होता था, राजा महाराजाओं की बहुत सारी रानियां होती थी, तो ये सिर्फ इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इसको लॉ ने कहा है कि भाई अब सोसाइटी के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग लॉ को भी चेंज होना पड़ता है, तो ये एक लॉ लाया गया कि बाइगैमी इज अ ऑफेंस। बट इस तरह के ऑफेंसेस में जो मेंसरिया होता है उसको देखा जाता है। अगर इस तरह के केसेस में मेंटल एलिमेंट था, आपकी इंटेंशन थी, आपकी बैड इंटेंशन थी, आपकी गलत इंटेंशन थी, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अगर कहीं भी कोर्ट को लगता है कि आपने ये चीज गुड फेथ में की है, आपका कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि आप जानबूझ के कानून को तोड़ें, तो उस केस में आपको गुड फेथ के अंदर आपकी सजा माफ कर दी जाती है।
तो हालांकि दोनों ही एक तरह से इनोसेंट थे दोनों ही केसेस में, लेकिन क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रोविजन था और ये मेलामिन से था, तो यहाँ कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि आपकी इंटेंशन क्या थी, गुड फेथ था या नहीं, बट यहाँ एक्सक्यूज चल सकता है क्योंकि यहाँ मेंटल एलिमेंट नहीं था। सो दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस। आप इसको डिटेल में जरूर पढ़िएगा। हो सकता है मैंने थोड़ा फैक्ट्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आगे के लिए भी बहुत काम आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।